नमस्कार भारतवासियों। कल हम अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत कांट के वयाव राशि परिकल्पना पढ़े थे। आज हम अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत लैप्लास की निहारका परिकल्पना नेबुलर हाइपोथेसिस ऑफ लैप्लास पढ़ेंगे। इसके बारे में विस्तृत जानकारी थोड़ा सा यानी तो बहुत थ्योरी बहुत बड़ा होगा, बाकी माननीय सुरेंद्र सिंह जी लिखे हैं तो थोड़ा सा में लिखे हैं, मतलब एक पेज में एक थ्योरी लिखा हुआ है, वो आपको हम पढ़ के सुनाएंगे। उसमें आप कुछ समझ सकते हैं और कुछ हम अपने से समझाने की भी कोशिश करेंगे। लैप्लास आखिर थे कौन? तो छोटा सा इनका परिचय है। फ्रांसीसी विद्वान लैप्लास ने अपने मत सन 1796 ईस्वी में व्यक्त किया। यानी फ्रांसीसी विद्वान थे। लैप्लास जो थे फ्रांस के रहने वाले थे और ये मत जो है 1796 में ये मत प्रकाशित किए, जिनका वर्णन उन्होंने अपनी पुस्तक एक्सपोजिशंस ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में किया। यह परिकल्पना कांट के विचार से कुछ साम्य रखती है। यह जो परिकल्पना है, यह जो थीसिस है, कांट के परिकल्पना से समानता रखती है, कुछ रखती है, ज्यादा नहीं। लैप्लास ने कांट की कुछ गलतियों को दूर करके अपना संशोधित विचार व्यक्त किया। कांट की परिकल्पना के मुख्य तीन दोष थे। निहारका अथवा आद्य पदार्थ कणों के टकराव से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। कणों के टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती। आकार में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि नहीं हो सकती। ये तीन बात लैप्लास महोदय ने कांट के बारे में जो लिखे थे वो कहा ये सब नहीं है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए, यानी यही तीन बात जो था उसको अशुद्धि था उसको दूर करने के लिए लैप्लास ने कुछ कल्पनाएं की। देखिए, जितना भी विद्वान है, ज्योग्राफर है, वो कल्पना कर रहा है, यानी मान रहा है। माना कि गणित में होता है, माना कि हमेशा ऐसे कहते हैं, माना कि। तो कह रहा है क्या जिन पर आधारित होकर उनका सिद्धांत आगे चलता है। प्रथम समस्या अर्थात निहारका के ताप की समस्या हल करने के लिए उन्होंने मान लिया कि ब्रह्मांड में सबसे पहले एक विशाल तप्त निहारका नेबुला था। यानी पहले मान लिया है कि एक नेबुला है, नेबुला है, पहले से मान लिया गया है। उसके बाद यह निहारका प्रारंभ से गतिशील थी, अन्य प्रारंभ से ही रोटेशन में है, वो गतिशील है। यह निहारका निरंतर शीतल होकर आकार में सिकुड़ती गई। यानी यह आकार में इतना बड़ा था तो इतना बड़ा हो गया, इतना डॉट में आ जाएगा। इस प्रकार उपयुक्त तीन समय के माने हुए तथ्यों के अनुसार अतीत काल में ब्रह्मांड में गतिशील एवं तप्त महापिंड था, जिसको लाप्लास ने निहारका नाम दिया है। इसमें माना है कि ऐसा ऐसा हो रहा था, है था कि नहीं वो गारंटी नहीं था। निहारका की गति के कारण विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने लगा। यानी निहारका में जो गति हो रही थी नेबुलर में, उससे ऊष्मा का ह्रास होने लगा, जिस कारण उसका बहिर्भाग शीतल होने लगा। इस प्रकार निहारका के निरंतर शीतल होने के कारण उसमें संकुचन होने लगा। परिणाम स्वरूप निहारका के आकार अथवा आयतन में ह्रास होने लगा। आयतन में कमी के कारण निहारका की गति में निरंतर वृद्धि होने लगी। यानी कोई पहले भी कांट साहब बोले कि आयतन छोटा होगा तो गति बड़ा हो जाएगा, नहीं, वो विपरीत है।
तो आयतन में कमी होगा, यानी छोटा चीज होगा तो गति ज्यादा हो जाएगा, वृद्धि होने लगी। यहाँ पर कांट की तृतीय गलती भी दूर हो जाती है। अत्यधिक गति के कारण केंद्र प्रसारित बल सेंट्रल फ्यूगल फोर्स के कारण निहारका के मध्यवर्ती भाग के पदार्थ भारहीन होने लगे तथा मध्य भाग बाहर की ओर उभरने लगा। देखिए यहीं पे उकांट से मिलने लगा है कि उभरने लगा। ऊपरी भाग निरंतर शीतल होने के अत्यधिक घना हो गया, परंतु ऊपरी भाग निचले भाग के साथ भ्रमण नहीं कर सका। इस प्रकार ऊपरी भाग निरंतर शीतल होते तथा सिकुड़ते मध्य भाग से छल्ला के रूप में पृथक होने लगा। कुछ समय बाद ये गोल छल्ला निहारका से अलग होकर बाहर निकल आया तथा निहारका का चक्कर लगाने लगा। लप्लास के अनुसार निहारका से केवल एक ही छल्ला बाहर निकला तथा बाद में यह छल्ला 9 छल्लों में विभाजित हो गया। देखिए अब यहाँ पे ही ये भी कह रहे हैं, यही समानता है कांट और इनका में, कांट महोदय और लप्लास महोदय में, कि 9 ही बता रहे हैं, छल्ला 9 ही निकले। कांट के अनुसार निहारका से ही 9 छल्ले निकले थे तथा प्रत्येक छल्ला एक दूसरे से दूर हटता गया, यही बात बोले। प्रत्येक छल्ले में समस्त एक स्थान पर गांठ में एकत्रित होकर गर्म वायव ग्रंथि हॉट गैसियस एग्लोमेरेशन का रूप धारण किया, जो आगे चलकर शीतल होकर ठोस बनकर ग्रह बन गया। इस प्रकार 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी क्रिया की पुनरावृत्ति कारण ग्रहों से उपग्रहों का आविर्भाव हुआ। निहारका का अवशिष्ट भाग सूर्य बना। 19वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी विद्वान रॉस ने लप्लास की परिकल्पना में संशोधन की प्रस्तुत किया। लप्लास के अनुसार निहारका से निकले एक भारी छल्ले के कई पतले छल्ले बाहर निकल गए, परंतु रॉस ने बताया कि मुख्य निहारका से कोई पतले छल्ले क्रमशः अलग हो गए। प्रत्येक छल्ला घनीभूत होकर ग्रह बन गया। इसी क्रम के जारी रहने से समस्त ग्रहों की उत्पत्ति हुई। अब इनका मूल्यांकन क्या है? ये लैप्लास निहारका परिकल्पना का मूल्यांकन है कि ये सिद्ध कैसे हो रहा है, इसके अंतर क्या क्या हुआ है। तो अपने सरल रूप के कारण लैप्लास की परिकल्पना को प्रारंभ में पर्याप्त समर्थन मिला तथा लगभग 150 वर्षों तक इसका समादर होता रहा। यानी जिस समय दिए कब थे? 1796 यानी 1800 से 1950 तक 150 वर्ष तक समादर होता रहा, इनका आदर होता रहा। परंतु सौर मंडल संबंधित नवीन वैज्ञानिक तथ्यों एवं सिद्धांतों के प्रकाश में आने के कारण इस परिकल्पना का समर्थन जाता रहा। इस परिकल्पना में न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति की समस्या ही हल हो जाती है, वरन उसकी रचना तथा स्वभाव का भी वर्णन किया गया है। इसके अनुसार ग्रह प्रारंभ में मौलिक रूप में वायव अवस्था में थे, तत्पश्चात शीतल होते समय तरल अवस्था में आए एवं अंत में ठोस भूपटल सॉलिड क्रस्ट का निर्माण हुआ। परंतु इस मत के विपरीत कुछ विद्वानों ने यह बताया है कि पृथ्वी अपनी उत्पत्ति एवं वृद्धि काल से ही एक ठोस रूप में रही होगी। अधिकांश विद्वानों ने के अनुसार पृथ्वी के इतिहास में एक तरल अवस्था अवश्य रही होगी। अतः निहारका परिकल्पना का इस संबंध में पर्याप्त महत्व है। इस परिकल्पना के विरोध में निम्नांकित तथ्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यानी निहारका की परिकल्पना कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक, बाकी इसका विरोध में दूसरा जो विद्वान प्रस्तुत किए हैं, जो परिकल्पना दूसरा विद्वान प्रस्तुत किए हैं वो क्या है? सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का वर्तमान कोणीय आवेग एंगुलर मोमेंटम, जो कि प्रारंभ में मौलिक निहारका में व्याप्त था, भ्रमण की अधिकता से निहारका को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। दूसरे शब्द में यह कहा जा सकता है कि निहारका के मौलिक कोणीय आवेग से पदार्थ निहारका से अलग नहीं हो सकता था। कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अनुसार मौलिक निहारका का कोणीय आवेग वर्तमान सूर्य उसके सदस्य ग्रहों के कुल कोणीय आवेग के बराबर होना चाहिए, जबकि ऐसा न होकर संपूर्ण कोणीय आवेग का 98% भाग ग्रहों तथा शेष 2% भाग वर्तमान सूर्य में है। इस प्रकार यह परिकल्पना
गणितीय सूत्र के विपरीत है। यानी कोणीय आवेग के आधार पर, ये कोणीय आवेग के आधार पर निहारिका परिकल्पना गलत साबित हो रहा है। नंबर 1 एक विद्वान कहें। दूसरा क्या है, निहारिका से 9 छल्ले ही क्यों निकले। अब किसी चीज को टूटेगा तो 9 ही काहे निकलेगा, 10 तो निकलना चाहिए ना, 11 भी निकल सकता है। इस समस्या का निदान लैप्लास की तरफ से नहीं मिलता है। घनीभवन के कारण एक छल्ले को सारा पदार्थ एक ही गोल पिंड के रूप में नहीं बदल सकता है। वस्तुतः छल्ला छोटे छोटे कई टुकड़ों में टूट जाएगा तथा एक ही छल्ले से कई छोटे छोटे स्वतंत्र ग्रह बनेंगे। तीसरा कारण क्या है, निहारिका के कणों की अल्प पारस्परिक संलग्नता, स्मॉल डिग्री ऑफ कोहेरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ नेबुला के द्वारा छल्लों के निकलने का क्रम जारी रहेगा तथा उस क्रिया में अवकाश नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब निहारिका से जो कण निकल रहा है वो लगातार निकलता रहना चाहिए। जो भी कण इससे निकल रहा है वो लगातार निकले, वो बंद नहीं हो सकता। अधिग्रहों की उत्पत्ति, चौथा कारण क्या है, अधिग्रहों की उत्पत्ति निहारिका से हुई तो प्रारंभ में द्रवित अवस्था में रहे होंगे, परंतु द्रवित अवस्था में ग्रह निर्बाध रूप से भ्रमण तथा परिक्रमा नहीं कर सकते, क्योंकि द्रव के विभिन्न स्तरों की गति समान नहीं होती, उनमें घर्षण होता रहता है। केवल ठोस पिंडी पूर्ण रूपेण परिभ्रमण तथा परिक्रमा कर सकती है। ये भी बात है कि यदि जो निहारिका से हुआ है तो द्रव में रहेगा, यानी पानी में, तो खाली पानी का जो समान है गति समान एक जगह नहीं रहेगा, घर्षण होते रहेगा, इधर से उधर उछलते रहेगा, तो क्या होगा, तो एक ठोस पिंड ही है जो गोल गोल घूम सकता है। इसमें पानी है तो पानी में गोल गोल घुमाइएगा तो नहीं घूम सकता, ऊपर नीचे होते रहेगा। इसका पांचवा क्या है, इस परिकल्पना के अनुसार सभी ग्रहों के उपग्रहों के अपने पिता ग्रहों की दिशा में घूमना चाहिए। इस तथ्य के विपरीत शनि तथा बृहस्पति के ग्रह अपने पिता ग्रह के विपरीत दिशा में घूमते हैं। यानी एक और कारण है, शनि ग्रह और बृहस्पति ये दोनों के कुछ उपग्रह जो हैं अपोजिट में घूमते हैं। संभवतः लाप्लास की परिकल्पना के समय तक केवल ऐसे उपग्रहों का पता लग पाया था जो अपने पिता ग्रह के चारों तरफ घूमते थे। बाद में चलकर ऐसे अन्य उपग्रहों की खोज हुई जो कि अपने पिता ग्रह के विपरीत दिशा में घूमते हैं। बोले सभी नहीं, कुछ। छठा कारण क्या है, यदि सूर्य निहारिका का एक भाग है तो तरल अवस्था में होने के कारण इसके बीच में भार होना चाहिए, जिससे मालूम पड़ता है हो कि एक नवीन छल्ला पृथक होकर बाहर निकलने वाला है, पर ऐसा नहीं देखा जाता है। सातवां कारण है, लाप्लास यह मानकर चलते हैं कि प्रारंभ में ये गतिशील तप्त निहारिका थी, पर निहारिका कहाँ से आई, उसमें उष्मा गति कैसे पैदा हुई, इन प्रश्नों का उत्तर इस परिकल्पना में नहीं मिलता है। इस प्रकार यह कहा जाता है कि लाप्लास की परिकल्पना कल्पना मात्र ही है। उपयुक्त त्रुटियों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि यह निहारिका परिकल्पना पृथ्वी के उत्पत्ति के विषय में गलत धारणा तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही साथ पृथ्वी के इतिहास तथा उसके भूगर्भ के विषय में गलत तथ्यों का प्रचार करती है। वर्तमान समय में यह परिकल्पना मान्य नहीं है। तो आप देखिए, अद्वैतवादी संकल्पना में हम दो पढ़े हैं, एक कांट का वयाव राशि परिकल्पना और लैप्लास का निहारिका परिकल्पना। इन दोनों सिद्ध नहीं कर पाए कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे। दोनों व्यक्ति आज के समय में, पहले तो जिस समय दिया था 1796 में, उस समय तो लग रहा था सही बात है, उस समय, अभी तो नहीं है। अब द्वैतवादी संकल्पना हम पढ़ेंगे जो अगले दिन होगा। हम डेट भी यहाँ पे लिख देते हैं, 14/7/2025 का कल का था, आज हो गया 15/7 का हो गया। अब कल इसका हम आगे पढ़ेंगे एक एक छोटा छोटा पार्ट में। द्वैतवादी संकल्पना, इसके अंदर ग्रहाणु
चैम्बरलिन तथा मोल्टन के ग्रहाणु आएगा, जेम्स जिन के जवारी परिकल्पना आएगा, अन्य इसमें भी 2-3 परिकल्पनाएं आएगा, हाइपोथेसिस आएंगे, इसको भी मजा आएगा पढ़ने में। लास्टली जब बिग बैंग के सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे तो वही सर्वथा सही है और वही अभी तक सही माना जा रहा है। बाकी इसको सुनने में और पढ़ने में यानी कोई भी चीज हो तो उसको पहले माना ही जाता है, हमेशा माना कि यही है। थैंक यू, नमस्कार।